हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 का 5th चैप्टर लेकर आई हूँ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है जब जनता बगावत करती है। 1857 की क्रांति के बारे में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति किन किन परिस्थितियों में किसके लिए हुई थी। तो इस क्रांति, इस बगावत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था और ये क्यों हुई थी, और इतनी व्यापक पैमाने पर होने के बावजूद भी जो है अंग्रेज भारत से नहीं जा पाए, इसका क्या कारण रहा है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है नीतियाँ और लोग। तो इसमें कहा जा रहा है कि पिछले अध्याय में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता पर उनका जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़ा है। इन नीतियों से राजा, रानी और किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही लोग किस तरह से प्रभावित हुए, इसके बारे में भी हमने देखा। आप यह भी जान चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती हैं वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है। तो उसके लिए जो है जनता किस तरीके से उसका विरोध प्रकट करती है, आप पिछले अध्याय में देख चुके हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है, उससे जो वहाँ के शासक वर्गों को प्रभावित होते हैं, उससे फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर, इसके पिछले वाले चैप्टर में देखा किस तरीके से दीकू को कहकर संबोधित किया था आदिवासियों ने। तो बाहरी जो लोग थे उनको परेशान करते थे और किस तरीके से लोगों की जो है शक्तियाँ छीन ली गई धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों की ज़िंदगी में, उनके जो है संस्कृति की, उनके जीवन को पर जो भी जो है प्रभाव पड़ रहे थे, इसके विरुद्ध में जो क्रांति हुआ। और इसके बाद जो एक व्यापक पैमाने पर 1857 की क्रांति हुई, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है आगे जो उसमें है कि नवाबों की छीनती सत्ता। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो राजा महाराजा थे उनकी सत्ता जो है छीनी जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, और वो किस तरीके से कमज़ोर होते जा रहे थे, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की जो है ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाएं भंग कर दी गई। उनके राजस्व वसूली के अधिकार और इलाके के एक एक करके छीन लिए गए। तो इसमें बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है राजाओं और जो नवाब थे उनकी सत्ता किस तरीके से जो है छीनती जा रही थी। उनके अधिकार को किस तरीके से प्रतिबंधित किया जा रहा था। उनके एक एक अधिकार को करके अंग्रेजों ने छीन लिया था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप लक्ष्मीबाई के बारे में हर एक बच्चा जानता है ना। जो पढ़ना भी नहीं जानता उसे भी पता है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद जो उसका गोद लिया हुआ पुत्र था, दामोदर नाम था उसका, है ना, उसे राजा मान ले। तो ऐसा चाहती थी। और एक और थे वहाँ पे बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, नाना साहब, है ना। नाना साहब का भी जो है कहना था कि उन्होंने अंग्रेज़ों से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी उनके मृत्यु के बाद जो है वो पेंशन उन्हें दे दिया जाए। उनकी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को जो है ठुकरा दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इनका मानना था कि अगर किसी ऐसे राजा हैं जिनका जो अपना खून नहीं है तो उसके मृत्यु के बाद जो है उसका जो है सत्ता कंपनी के हाथों में चली जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने अपने घमंड में उनका जो है बात नहीं मानी। इसी तरीके से छोटे छोटे कारणों से एक बहुत व्यापक पैमाने पर जो है 1857 की क्रांति होती है। इसका कारण ये छोटी छोटी चिंगारियाँ ही थी, है ना। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई। 1856 में अंग्रेजों ने उसे कब्जे में ले लिया और गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक नहीं चल रहा था। कुशासन का आरोप लगाकर उसकी शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जो है उसके लिए ज़रूरत है ना। तो जो अवध पे सहायक संधि थोप दी गई। सहायक संधि में हमने बताया था आपको पिछले चैप्टर में कि सहायक संधि का मतलब होता है कि एक शासक जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं होगी, है ना, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, अगर वो अपनी सेना नहीं रखेगा
तो वो शासन कैसे करेगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने बोला कि आप सेना तो रखो, लेकिन वो सेना जो होगी वो हमारी होगी, है ना, भले ही आप जो है उसका वेतन आप ही दोगे, लेकिन वो सेना हमारी होगी। तो इस तरीके से सहायक संधि उन पर थोप दी गई और अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर कि यहाँ पे शासन अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, इसे अच्छे तरीके से शासन करने के लिए हमें यहाँ पे आना ज़रूरी है। इस तरीके से जो है करके अवध को भी अपने जो है कब्जे में ले लिया अंग्रेज़ों ने, है ना। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने का भी पूरा योजना बना लिया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। पहले जो कंपनी जारी करती थी सिक्के, उस पर मुगल बादशाह का नाम होता था, है ना। तो इससे लोगों में मैसेज जाता था कि अभी भी हमारी जो मुगल एम्पायर है उसका जो अभी भी प्रभुत्व बना हुआ है। लेकिन अंग्रेज़ों ने पहला कदम यही उठाया कि अगर ये सिक्के से अगर हटा दिया जाएगा तो एक मैसेज आएगा कि भाई अब जो है मुगल एम्पायर कुछ नहीं है उसके पास, अब वो ठप हो चुकी है ना। तो 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह उसके जो दिल्ली के जो बादशाह थे, उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके जो परिवार को है लाल किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और जाके रहना पड़ेगा उनके, है ना। तो ये उन्होंने बताया कि जो बहादुर शाह जफर है वो मुगल एम्पायर के लास्ट बादशाह होंगे। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो एक इतने बड़े फैसले का जो है उन्होंने बिना किसी की मर्जी से, खुद की मर्जी से ले लिया और बोला कि अब जो मुगल एम्पायर का जो लास्ट बादशाह होगा वो जो है बहादुर शाह जफर होंगे और इनके बाद जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं उनको राजकुमार के रूप में सम्मान दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तो 1857 की क्रांति में जो है बहादुर शाह जफर का इस तरीके से जो है आखिरी बादशाह घोषित कर देना और उसके बाद मुगल एम्पायर को बिल्कुल तरीके से समाप्त करने की घोषणा कर देना, ये भी जो है जनता में आक्रोश पैदा करती है कि भाई वो अपने यही सोच रहे थे कि अभी चलो कुछ नहीं तो हमारा जो एम्पायर है, जो हमारे शासक है, वो भी वो सत्ता में है। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें भी खत्म कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति में एक ये भी जो है गुस्से का कारण था, जिसकी वजह से हर वर्ग ही इसमें भाग ले रहा था, अगर कुछ गिने चुने को छोड़ दे, है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है किसान और सिपाही। तो देखते हैं किसान और सिपाही को किस तरीके से अंग्रेज़ नाराज़ करते हैं और किस तरीके से वो भी इस जो है आग में कूद पड़ते हैं, वो भी इस क्रांति में भाग लेते हैं। तो अंग्रेज़ों का जो 1857 का क्रांति था वो अंग्रेज़ों के द्वारा बुना हुआ ही था। अगर आप वही है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो उन्होंने ऐसा ही काटा बोया जिसकी वजह से 1857 की क्रांति, इतनी महान क्रांति जो है, इतनी बड़ी क्रांति खड़ी हो गई, है ना। तो देखिए, आइए इसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, क्लियर तो नहीं है, लेकिन 1857 का क्रांति जो है उत्तर भारत में किस तरीके से फैल रहा था उसका ये चित्र है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि गांव में किसानों और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से जो अंग्रेज का जो सख्त तरीका था उससे बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए गए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसका कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जो ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी, है ना। तो कुछ लोग जो है किसानों पर जो भारी भरकम कर जो लगाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उससे बहुत परेशान थे। और वो तो था ही, साथ ही उनकी जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी वो भी छीनती जा रही थी उनसे, और ऊपर से जो साहूकार थे, जो महाजन थे, वो भी उनको परेशान कर रहे थे, है ना। तो इतनी समस्याओं के से घिरे किसान भी थोड़े से परेशान हो गए और उन्होंने भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, है ना। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वो तो किसानों की देख लिया आपने, अब कंपनी में जो काम कर रहे सिपाही थे उनका देखिए कि वो क्यों जो विरोध खड़े हो गए उनके मन में, है ना। तो ये अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुँचा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो समुद्र की यात्रा करने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि समुद्र की यात्रा करने से उनका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया कि 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से एक संदेश आया कि भाई आपको समुद्र पार करके वर्मा, जिसको वेमार कहते हैं, वहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए जाना होगा। तो जो है सैनिकों ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये क्या, इन्होंने हमारा हुक्म कैसे टाल दिया, है ना, ये तो हमारा फैसला है। अब उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ज़मीन के रास्ते जाने से कोई एतराज़ नहीं था सैनिकों को। हालाँकि अंग्रेज़ ऐसा नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि भाई जो हम कह रहे हैं वही होना चाहिए, है ना। तो सरकार का
हुक्म ना मानने के कारण कई लोगों को, कई सिपाहियों को जो है सज़ा भी मिली, क्योंकि यह मुद्दा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए जो है अंग्रेज़ों ने अपनी एक नई चाल चली और 1856 में कंपनी का एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून के में साफ कहा गया कि जो कोई व्यक्ति आर्मी में काम कर रहा है, जो कोई सिपाही है, उसको युद्ध करना है तो युद्ध करने के लिए, अगर जॉब कर रहा है हमारे यहाँ, तो उसको युद्ध करने के लिए जो है ज़रूरत पड़ने पे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ जो है सिपाही, भारतीय सिपाहियों को उनके काम की अपेक्षा वेतन भी नहीं दे रहे हैं, उनकी सेवा शर्तें भी नहीं बढ़ा रहे हैं, उनकी पदोन्नति भी नहीं कर रहे यूरोपियों के मुकाबले, है ना। और किस तरीके से उन पर अपनी फैसले थोप रहे हैं कि अगर वो कुछ नहीं करना चाहते हैं उसके लिए भी उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है कि नहीं, आपको करना ही होगा। तो ये छोटे छोटे कारण थे जिसकी वजह से किसान और सिपाही दोनों ही परेशान थे। तो आगे है कि सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव में छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों के अंदर भी जो है फैल गया। तो जो अंग्रेज़ थे वो जानबूझकर किसानों को परेशान कर, अरे भाई अगर आपके यहाँ जॉब कर रहा है कोई, तो अगर वो कोई एक शर्त भी रखता तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप मान लो ना कि नहीं जाना है समुद्र पार। अब उनके अंदर जो भी है भाई, उनकी मिथ्या ही समझ लो, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहते, क्यों उनकी धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हो, है ना। तो जब इंसान के ऊपर आता है ना, जब खुद के परिवार के ऊपर आता है या फिर उसके लगता है कि हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है, तो लोग आवाज़ उठाते ही हैं। तो इसी तरह से किसान और सिपाहियों ने भी आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया। फिर देखिए कि आगे जो है अंग्रेज़ क्या करते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया, ऊपर भी हमने कई कारण देखे और आगे जो हमारा कारण है उसको भी देख लेते हैं ना। तो आगे है कि सुधारों का प्रतिक्रिया, तो इसको देखते हैं। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो सुधार किया गया, कुछ हद तक अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छा काम किया, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ किया, जैसे कि सती प्रथा को बैन कर दिया, फिर उसके बाद जो है विधवा पुनर्विवाह लागू किया। तो ये इसमें भारतीयों का जो है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे महान व्यक्तियों का जो हाथ रहा था। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है, सती प्रथा को रोकना ये सही था कि सती प्रथा को रोकना, लेकिन भारतीयों की जो भावना थी इससे जुड़ी हुई थी, है ना। और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषण के शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने पर भी जो है छूट दे दी। तो इस तरीके की छूट से भारतीयों को तो लगेगा ही कि हमारे देश से हमको निकाला जा रहा है, फिर हमारी संस्कृति को जो है ठेस पहुँच रही है, इससे हमें नुकसान होगा। तो 1850 में जो है एक नया कानून बनाया गया, जिसके तहत ईसाई धर्म को अपनाने वाले जो है, और जो इसकी जो नियम थी इसको और भी आसान कर दिया गया। पहले क्या होता था ना कि अगर जो ईसाई धर्म अपना लेता था, उसकी जो पुरखों की ज़मीन है उसे छीन जाती थी। लेकिन अभी अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो बोला कि जो ईसाई धर्म अपना लेगा, उसका जो अपना पुरखों का ज़मीन है, जो पहले की ज़मीन है, वो सब उसके पास रहेगी, है ना। उसकी संपत्ति कहीं नहीं जाएगी, उसी के अधिकार में रहेगी। तो इसे जो है, और हम बोले कि एक प्रेरणा जो होती है कि प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई आप करो करो। तो इस तरीके से लगा भारतीयों की हमारी संस्कृति को ये लोग जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रावधान में किया गया कि अगर कोई भारतीय जो है ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तो वो पुरखों की संपत्ति, उसके अधिकार जो है पहले जैसा ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि पहले जैसा जो कानून था पहले में कि छीन जाएगा, तो नहीं छीनेगा, है ना। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म जो है, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को जो है नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके जो अंग्रेज़ों की जो कार्यनीति थी ये बिल्कुल ही गलत थी। किसी के जो है संस्कृति के साथ, उसके धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें जो है हमारे बहुत सारे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, है ना, बहुत लोगों के नाम सुनते हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि सुधार के जरिए भी कुछ एक दो काम अच्छे भी किए, लेकिन एक दो काम से नहीं होता है ना। जब ये गलत करने की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, जब उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है ना, तो उसमें उसका नहीं लिया जाता, दो चार अच्छे कर दिए तो, है ना। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है कि उत्तर भारत के बाज़ारों में सिपाही खबर और अफवाह फैलाने, ये जो दो बातें कर रहे हैं। आगे जो हमारा है कि जनता की नज़र से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या उन्हें गलत लगता था और क्या उनके लिए ऐसा जो है आगे क्या होना चाहिए था जो अंग्रेज़ों ने नहीं किया। तो आइए देखें इसको। तो यहाँ पे एक स्टडी दी हुई है कि उस ज़माने में जो है जो किसान थे अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते थे। तो 84 नियमों की सूची, इसमें एक महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी एक पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उसके जो चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में जा रहे थे। तो विष्णु भट्ट लिखते हैं कि उस रास्ते में एक आदमी से उनकी मुलाकात होती है, एक सिपाही से। तो उन्होंने उन्हें सलाह दिया कि आप जो है वापस चले जाओ, लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पे
3-4 दिनों में जो है चारों तरफ भारी कोहराम जो है मचने वाला है। तो भाई उन्होंने सोचा कि ऐसा सैनिक ने क्यों बोला, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होने वाला है कि चारों तरफ कोहराम मचेगा। तो सिपाही ने कहा कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है जो कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में जो है उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने से तैयार नहीं कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों को भी परिणाम जो है एक चेतावनी दी है कि अगर आप इस नियम को जो है जो राजा ने कहा कि अगर आप इस नियम को लागू करते हो तो चारों तरफ भारी उथल पुथल जो है मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं और तमाम बड़े योजनाएं बना ली गई हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीखें भी तय कर ली गई हैं और यहाँ तक कि मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दिया गया है। तो एक पुस्तक थी लिखी गई थी गोडसे के द्वारा, माझा प्रवास, उसमें ये एक कहानी छोटी सी दी गई है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है सैनिक पहले से ही तैयारी में लगे हुए थे कि भाई किसी तरीके से अब अंग्रेज़ों को है जो यहाँ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि वो उनकी निजी ज़िंदगी में दखल दे रहे थे, उनके धर्म को, उनके संस्कृति को किस तरीके से भ्रष्ट करने में लगे हुए थे, है ना। आगे एक और केस स्टडी दी गई है कि जल्द ही एक हर टुकड़ी में जो है उत्तेजना छा गई, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सीताराम पांडे। उन्होंने कहा, सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती थे। उन्होंने 48 साल तक नौकरी करी और 1807 में उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया, सेवानिवृत्त। तो उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी और हालांकि उनका बेटा, खुद का जो बेटा था वो भी 1857 के विद्रोह में शामिल था, है ना। और उन अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आँखों के सामने है मार डाला। तो अपने सेनावृत्ति के बाद कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने स्मरण जो है लिखने के लिए प्रेरित किया और 1861 में जो है अवधी भाषा में उन्होंने अपना स्मरण पत्र लिखा जिसका नाम था सिपाही से सूबेदार तक। लेकिन जो है नॉरगेट ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, है ना। तो सीताराम पांडे ने इस स्मरण में क्या कहा है, या ये देखते हैं इसको। ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाही के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगी थी। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह नुमाइशों को सेना के जो है नब्ज़ जानने लगे थे और पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को हवा दिया और उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ जो है कितना बड़ा धोखा किया है। तो उन्होंने 1000 झूठ गढ़े और सिपाहियों को अपने मालिकों और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए जो उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा से उन्हें गद्दी पर बैठा दिया जाए। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अगर अमल करे तो ऐसा जो है सेना ऐसा कर सकती थी। तो उन्हें लगता था कि 1857 की क्रांति जो है एक अफवाह के बेस पे जो है खड़ी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, इनका मानना था। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरठ जो है, मेरठ में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो अफवाहों के कारण जो है हमला उनके घरों को जो इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया था। वहाँ पे यहाँ पे चित्र दिया गया है उसका। तो आगे जो हमारा एक और इसी में है, इसको देखते हैं। आगे कहते हैं कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में के कुछ लोगों के लिए नई राइफ़ल्स का इस्तेमाल जो है तरीके सिखाने के लिए एक अलग राइफ़ल्स लाए, है ना। तो इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिलाई। इसी दौरान न जाने कहाँ से एक खबर फैल गई कि इन राइफ़ल्स में जो है इन राइफ़ल्स का जो कारतूस है उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, क्योंकि इस कारतूस को दांत से खोला जाता था लगाने से पहले, है ना। तो हमारे रेजिमेंट के लोगों दूसरे लोगों को लिख कर चिट्ठियाँ भेजने लगे कि जल्द ही ये जो है खबर हर एक रेजिमेंट में जो है आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुँचाने के लिए कुछ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे, तो स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह जो है कहानी गढ़ ली कि अंग्रेजों तो सबको जो है ईसाई बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों भ्रष्ट जो है धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म कैसे भ्रष्ट होगा, क्योंकि गाय जो गऊ है हमारी माता जो है, हिंदू धर्म में हमें उन्हें माता की पदवी दी है। और जो इसी प्रकार से जो ये हैं
सूअर है, उसी प्रकार से इस्लाम में भी उनको कुछ मान्यता दी गई है। तो इसी से दोनों जो है आक्रोश से भर जाते हैं। कर्नल साहब का मानना था कि अगर ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर जाने के लिए कह दिया। तो ये जो सीताराम पांडे थे, इनको लगता था कि जो 1857 की क्रांति थी वो ये ऐसा कुछ नहीं था कि कारतूस वगैरह में ये सब इस्तेमाल किया गया था, ये एक बस अफवाह था। इस बड़ी क्रांति को खड़ा करने के लिए कुछ स्वार्थी लोगों के कारण ये अफवाह फैली थी। तो आगे जो हमारा टॉपिक है इसको देखते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है कि सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। तो आइए देखते हैं कि एक सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि यदि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतना फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित करना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता है। भारत के उत्तर भागों में 1857 की क्रांति जो है ऐसे ही स्थिति में पैदा हो गई थी। फतह और शासन में 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई बगावत ने कंपनी में जो है भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोह के तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह जो है सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है किसी ने कुछ जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोला है। बहुत सारे जो है अपने अपने राय के हिसाब से जो है बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका नाम दिया है। 1857 की क्रांति का विभिन्न नाम है। तो यहाँ पे सैनिक विद्रोह का मतलब क्या होता है, तो एक बॉक्स दिया गया है कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने जो है सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो इसे ही सैनिक विद्रोह कहा जाता है ना। कि अगर आप मुझे कुछ कह रहे हो करने के लिए, अगर मैंने वो मना कर दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, तो वो एक विद्रोही तो मैं कर रही हूँ ना कि नहीं करूँगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से 1857 की एक चित्र दिया है। मेरठ से दिल्ली तक ये किस तरीके से फैला, इसके बारे में हम देखते हैं। आइए 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो जो है 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दे दी गई। ये जो बात है वो 9 मई 1857 की है। तो इस कदम के बाद जो अंग्रेज़ों को एक गलतफहमी हो जाती है, इन्हें लगता है कि भाई इतनी बड़ी जो है हमने सिपाहियों को जो है सज़ा दी, तो अब हो सकता है कि सिपाही अपने जो है इनको देखकर डर जाए और जो है ये विद्रोह ठप पड़ जाए। लेकिन इनकी जो ये अंदाज़ा था वो बिल्कुल ही विपरीत हुआ इसका। ये जो है सिपाही जो मानने के बजाय और भी उग्र रूप हो जाता है उनका। तो आइए देखते हैं। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद कर लिया। जो 85 सिपाहियों को बंद कर दिया था इन्होंने, उन्हें वहां से आज़ाद करवा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियारों को कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों के इमारतों और संपत्तियों को जो है आग लगा दिया। उन्हें फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने का जो है मन बना चुके थे। वो चाहते थे कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से जड़ से मिटा दिया जाए, है ना। लेकिन सवाल यह उठता है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत पर शासन कौन करेगा, भारत का शासन कौन चलाएगा। लेकिन इसका भी सिपाहियों ने एक हल ढूंढ लिया। उन्होंने बोला कि वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को जो है देश का शासन जो है चलाने के लिए उनको जो है वहाँ का शासक जो है नियुक्त करेंगे, उनको भारत का जो है शासन सौंप देंगे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर जो है मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुँच गई। जैसे ही उनके आने की खबर दिल्ली में फैली, तैनात टुकड़ियों में जो है बगावत फैल गई। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों जो है हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिए। इमारतों को आग लगा दिया गया। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और वे बहादुर शाह जफर से मिलने की इच्छा जताने लगे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी
ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि और वो भी इतने असमर्थ थे क्योंकि वो बहुत ही एजेड, उनका एज भी हो गया था, वो बूढ़े हो गए थे। तो इस स्थिति में नहीं थे कि वो युद्ध लड़ सके। फिर भी जो है सिपाही जो है अड़े रहे। आखिरकार जो है जबरन महल से में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। तो ये प्रतिष्ठा जो है में प्राण गंवानी पड़ती है, वही वाला हिसाब हो गया कि बहादुर शाह जफ़र जो है ना चाहते हुए उन्हें नेता घोषित कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे, जब नेता उनको लोग घोषित कर देंगे तो जो उनकी लोगों की भी तो उनके प्रति कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं ना, तो उन्हें पूरा करने बहादुर शाह जफ़र को फिर जो है आगे आना ही पड़ा। तो आइए आगे देखते हैं। तो जो बूढ़े बादशाह को सिपाही की यह बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर उन्हें जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राज्यों में संघ बनाने का आह्वान किया। और बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य की एक शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और अजवाड़े मुगल बादशाह के नाम से ही अपने इलाके में शासन करते थे। तो ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत होने के बहुत सारे शासकों ने लगा कि अगर अब मुगल सत्ता शासन में आती है तो उन्हें भी शासन करने का जो है, उनके अधीन रहकर शासन करने का जो है मौका मिलेगा। तो अगर मुगल इन्हें सोचने लगे अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो उनका जो है मुगल आधिपत्य में दोबारा उनको शासन करने का जो है बेफिक्र जो है मौका मिलेगा। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दिया तो रातों रात जो है इसकी सूरत ही बदल गई। अंग्रेजों को लगता था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर ये जो है कुछ समय के बाद खुद ही ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन जब अंग्रेजों को दिखा कि बहादुर शाह जफ़र भी इसका साथ दे रहे हैं और इसके बाद जो लोगों के अंदर उत्साह आता है, उसके बाद जो होता है वो बहुत ही आक्रामक होते हैं ना। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस और भी बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिलती है। तो ये हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास का जो काम कर रहे थे, जो कार्य कर रहे थे, वो बहादुर शाह जफ़र थे, जो है सिपाहियों की जो नेतृत्व करने के लिए उन्होंने जो है मान लिया था कि हाँ चलो भाई नेता हम बन लेते हैं। तो ये एक बहुत ही बारूद की तरह काम किया इनका जो समर्थन था। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो बगावत जो फैलने लगी। तो आगे देखते हैं कि बगावत किस तरीके से फैलने लगी। अभी तक अंग्रेज़ों को ये जो है एहसास नहीं हुआ था कि ये बगावत इतने बड़े पैमाने पे फैल सकती है। वो जो है थोड़ा बहुत इधर उधर दबाकर सांस ले रहे थे कि चलो भाई सही है, उतना नहीं होगा। उनको इतना बड़ा ये नहीं सोच रहे थे कि इतनी बड़ी जो है इतने बड़े पैमाने पर 1857 की क्रांति होगी। लेकिन उनका जो सोच था स्टार्टिंग से ही गलत निकल रही थी। तो आगे देखिए कि क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसको। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में तो कुछ समय लगता ही है, लेकिन फिर तो अंग्रेज़ों का जो है विद्रोह का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, है ना। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने लगे। उनकी देखा देखी कस्बों, गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए भी तैयार हो गए। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा किया और ब्रिटिश जो है सैनिकों को वहाँ से खदेड़ दिया और उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और ऐलान किया कि वो बहादुर शाह जफ़र के जो है गवर्नर हैं। उनके अधीन उन्होंने शासन करने का फैसला लिया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए जो है नवाब वाजिद अली शाह के बेटे जो है बिजरश कद्र को जो है नया नायाब जो है नवाब घोषित कर दिया गया उनकी माँ के द्वारा। उनकी माँ का नाम था हजरत महल, है ना। तो बिजरस कद्र में भी जो है ने भी बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनको हर बच्चा जानता है, ने विद्रोह किया और उन्होंने नाना साहब के सेनापति जो थे तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से भारी चुनौती जो है का सामना किया। तो इस तरीके से जो धीरे धीरे करके हर गाँव, हर कस्बे के लोग जो है इस विद्रोह में शामिल होने लगे और जो शासक वर्ग था, जिन्हें
जिन्हें अपना अधिकार नहीं मिल रहा था, उन्होंने भी जो है खुद को शासक घोषित कर दिया और एक जो नेता के रूप में चुने गए वो थे बहादुर शाह जफर। उनको लोगों ने नेता माना, लोगों के साथ साथ जो उनके अधीन जो शासक थे उन्होंने भी नेता माना, जिसमें से जो है नाना साहब थे, बेजस कद्र थे, है ना। तो इन्होंने सभी ने उन्हें अपना नेता माना और उनके अधीन शासन करने का फैसला लिया और इस विद्रोह में भी है अंग्रेज़ों का जो है दमन करने का सोचा। आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ, है ना। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या जो थी बहुत कम थी, क्योंकि जो ब्रिटिश सिपाही थे उसमें अधिकतर जो संख्या है वो भारतीयों की थी। तो भारतीय सिपाही तो विद्रोह पे उतर आए थे, है ना, तो कम तो होगी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों को जो है शासन, भारत से उनका शासन उखाड़ना बहुत आसान हो गया, उनका शासन खत्म हो जाएगा। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का जो है और भी गहरा आत्मविश्वास मिल गया। ख़ास तौर से अवध के इलाके में जो है बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम भेजा। उसने देखिए किस तरीके से संशय जाहिर किया है कि भारतीय सिपाही उस पर किस तरीके से हावी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोग विरोधी की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, यहाँ तक कि ज़मींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये किस तरीके से परेशान थे इससे ही पता चलता है। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ ही वे अंग्रेज़ों के से लड़ने जो है लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने जो है लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया और इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए, है ना। बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी जो है विद्रोह सिपाहियों का जो है साथ दिया। महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के जो है नेता और जो लड़ाके थे इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही जो है हर शासक, हर जमींदार, जो भी लोग जिन्हें अंग्रेज़ों से परेशानी थी वो लोग इस जो है युद्ध में कूद पड़ रहे थे। और जब अंग्रेज़ों की हार हुई तो इन्हें लगा कि अब हम जीत सकते हैं, अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो और भी बड़े पैमाने पर जो है लोग इसमें साथ दे रहे थे। मौलवी जो धर्म योद्धा थे वो भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। तो आगे जो देखिए किस तरीके से ये जो है ब्रिटिश टुकड़ियों की विद्रोह पर हमला करती। देखिए ये एक चित्र दिखाया गया है आपको दिल्ली के लाल किले का, है ना। तो आगे हमारा जो टॉपिक है उसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए, यहाँ पे ये जो चित्र हालांकि क्लियर नहीं है। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं की ओर ज़्यादा हथियार, गोली आदि पहुंचने लगे और ये गाड़ी पर लदते हुए जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। तो कुछ किले तोड़ने में परेशानी हुई, लेकिन फिर जो है इन्होंने इस परेशानी को भी हल कर लिया। तो अभी तक तो आपने देखा कि जो है विद्रोह हो रहा था जनता के द्वारा, है ना। 1857 की क्रांति में जनता का जो है विद्रोह आपने देखा। लेकिन अब इस विद्रोह को फैल जाने के बाद जो अंग्रेज़ों के दिमाग में उथल पुथल चल रहा था, इसको कैसे शांत करना है, अब वो देखेंगे कि अंग्रेज़ पलटवार किस प्रकार से करते हैं और इस विद्रोह का दमन, इस विद्रोह को किस तरीके से कुचला जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। अब हम इसमें आपको ये पढ़ेंगे, है ना। हम लोग ये देखते हैं इसको। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी विद्रोह को कुचलने के लिए, है ना। उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए। विद्रोह को जल्दी सजा जो है विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया और सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। उनके बेटे को जो है उनकी बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी का नाम था बेगम जीनत महल, जिनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और इसी जेल में जो है
1862 में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो जाती है ना, रंगून में। तो बहादुर शाह जफ़र हमेशा ही बहुत कुछ लिखने के शौकीन थे। तो उन्होंने ये लिखा था कि ना किसी की आँखों का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। तो इन्हें अफ़सोस हो रहा था कि मैं 1857 की क्रांति में जो है मैं बहुत ही बुज़ुर्ग हो चुका हूँ और मैं साथ नहीं दे पा रहा हूँ जितना मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने इसमें ये एक लिखा था, बहुत ही सुंदर है। आगे जो दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है ना, इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों के टक्कर ले रहे थे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए जो है अंग्रेज़ों को 2 साल का समय लग गया। तो आप 2 साल से समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति कितनी व्यापक पैमाने में फैली हुई थी। अंग्रेज़ों को इतना ज़्यादा समय लगता है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की को शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। हालांकि उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, मारा नहीं गया था। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों को सहायता से छापामार युद्ध पद्धति जो कि शिवाजी के द्वारा चलाई जाती थी, गोरिल्ला पद्धति शिवाजी के द्वारा चलाई जाती थी। तो इन्होंने जो है अभी भी युद्ध जारी था इनका छुप छुप कर। लेकिन जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को जो है उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोहियों की ताकत को जो है शिकस्त हार भी मिली। वो उनका जो मनोबल टूट गया, क्योंकि धीरे धीरे जो शासक वर्ग था वो भी कमज़ोर पड़ रहा था, जो है सब मारे जा रहे थे, है ना। तो जो है ये जो 1857 की क्रांति थी वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। तो लोग भी जो है सब पीछे हट रहे थे। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया, विद्रोहियों का। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति का जो है ख़त्म होने लगी। अंग्रेज़ों ने भी लोगों को जो है एक विश्वास जीतने के लिए एक हर संभव प्रयास किया। उन्होंने जो है कहा कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे प्रति वफादार था या 1857 की क्रांति में भाग लिया था, लेकिन उससे कोई गोरे व्यक्ति जो गोरे सिपाही है उनकी हत्या नहीं हुई है, तो हम उन्हें जो है कोई सज़ा नहीं देंगे, उनकी ज़मीनें भी वापस कर देंगे। इस तरीके के लालच जो है देकर अंग्रेज़ों ने कुछ इलाके के जो है विद्रोह को शांत कर लिया, और कुछ नहीं माने तो उन्हें कुचलना भी पड़ा। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि उन्होंने वफादार भूस्वामी के लिए जो है इनाम का ऐलान किया, जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था जिन्होंने, और उन्हें जो है आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर जो है उनका परंपरागत अधिकार बना रहेगा। जिन्होंने विद्रोह किया था उनके लिए उन्होंने कहा कि अगर आप किसी अंग्रेज़ का जो है हत्या नहीं किए हो, अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हो तो आप सुरक्षित रहोगे और ज़मीन पर जो है आपका अधिकार बना रहेगा। इसके बावजूद भी सैकड़ों अधिकारी और विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो अंग्रेज़ों का एक चाल था कि किस तरीके से कौन कौन विद्रोह किया है उनके सामने आए, है ना। तो एक बहुत ही क्रूर तरीके से 1857 की क्रांति का दमन अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे एक आप चित्र देख रहे होंगे, इसको ध्यान से देखिए। किस तरीके से जो है दिल्ली के में घुसने के लिए इस गेट को तोड़ा जा रहा है बारूद के द्वारा, और यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानपुर विद्रोह हुआ था उसमें कैसे किस तरीके से इसको देखिए। और आगे जो हमारा टॉपिक है कि विद्रोह के बाद का साल कैसा रहा, और कि 1857 के सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर 1857 की क्रांति इतने बड़े पैमाने पर हुई तो क्या इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुआ, कि जिससे कि हमें फ़ायदा हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, तो इसका कुछ जो है हम कैसे माने। इतनी सफल तो नहीं रही, लेकिन इसका थोड़ा बहुत भी अगर कुछ पॉजिटिव निकला हो तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो आइए इसको देखते हैं। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाले नतीजों के सहारे शासन नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले का जो कानून था वो बहुत ही सख्त था और लोग उससे नाराज़ थे। तो इन्हें लगा कि कहीं फिर ना ऐसा विद्रोह खड़ा हो जाए। ये नहीं चाहते थे कि फिर से इतने बड़े पैमाने पर जो है विद्रोह खड़ा हो। तो इसके लिए इन्होंने कुछ जो है परिवर्तन किए। पहला ये था कि ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अधिकतर जो है अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ताकि भारतीयों को लगे कि भारतीयों को भी जो है शासन में हिस्सेदारी मिली है ना। तो इस तरीके से जो है अंग्रेज़ों ने एक भारत में शासन करने का जो है एक तरीका ढूंढ लिया। और देखते हैं आगे।
शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए भी एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। जो भारत के गवर्नर जनरल थे पहले, उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व जो है घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली है। तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में जो कभी भी उनके साथ उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उनकी जो अपनी रियासत है, अपने वंशज, यहाँ तक कि उनके दत्तक पुत्र को भी उन्हें वहाँ पे शासन करने की छूट दे दी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की जो रानी है अपना आधिपत्य उनको स्वीकार करेंगे, और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर शासन चलाने का जो है अधिकार दे दिया गया है ना। तीसरा था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया। यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य प्रदेश जो है भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती ना करके गोरख, सिख और पठान, ये जो 3 थे ना, उन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। और जो बिहार, अवध, मध्य प्रांत, ये सब के जो लोग हैं बहुत ही क्रांतिकारी, इन्हें लगता था कि ये बहुत ही क्रांतिकारी लोग हैं, अगर इन्हें फिर से रखेंगे तो कहीं फिर से विद्रोह ना कर दें, है ना। इसकी वजह से डरते हुए इन्होंने इन्हें निकाल दिया और इसकी जगह पे गोरख, सिख और पठानों को जो है ले आया। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर दी गई थी। उन्हें जो संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि वे विद्रोह जो है उन्होंने ही खड़े किए, मुसलमानों ने, है ना। तो इस तरीके से आप देखते हैं। फिर यहाँ पे ये चित्र तो बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन विद्रोह के कुछ मुख्य केंद्र हैं, जैसे कि आप रेड स्पॉट से दिख रहे हैं, फिर ब्लैक से, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है। तो ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है। यहाँ पे अन्यत्र में कुछ दिया गया है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त है हमारा। तो यहाँ पे एक चीन में विद्रोह हुआ था, ताइपिंग विद्रोह, शांति के लिए स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर एक विद्रोह हुआ था। उसको देखते हैं। जब 1857 में भारत में विद्रोह हो रहा था, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा हुआ। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य जाकर खत्म हुआ। होंग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकाश गरीब लोग ने परम शांति के स्वर्णिम साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। होंग जिक्वांग के धर्मांतरण करके ईसाई धर्म को अपना लिया और वह कम्युनिस्टवाद और बौद्ध आदि के परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ जो है ईसाई धर्म को माना जाए, है ना। ईसाई धर्म को माना जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये था कि इसमें जो इसकी जो नियम कानून थे, जैसे कि ये लोग कहते थे कि जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहाँ सामाजिक वर्गों को जो है स्त्री और पुरुषों में, ये तो अच्छी बात है कि स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब आदि के जो वेश्यावृत्ति, गुलाम आदि पर पाबंदी लगा दी जाएगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं में ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को मदद की। तो इस तरीके से जो ताइपिंग विद्रोह, हालांकि ये विद्रोह हुआ था, लेकिन लोग उस टाइम के जो थे नहीं मानते थे कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि अपना धर्म नहीं बदलना है, लेकिन ये जो बुरी आदतें हैं इसको छोड़ देना चाहिए, फिर भी इन्होंने विद्रोह किया। तो हमारा जो ये चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।